हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 20 अप्रैल के इस करंट अफेयर के वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा। और दोस्तों, यहां मैंने एक स्पेशल वर्ड इस वीडियो के लिए यूज किया है और यह शब्द है एजुकेशनल कोरियोग्राफी। जी हां दोस्तों, जिस तरह फिल्म को फिल्माया जाता है उसी तरह मैंने यहां करंट अफेयर को फिल्माया है एजुकेशनल की दृष्टि से। तो यह वीडियो आप देखिए और मजा लीजिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1553 और मरीजों की पुष्टि हुई है। कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या भारत देश में 17,265 हो गई है। स्मृति ठक्कर बनी गुजरात की पहली प्लाज्मा डोनर और 17 दिन में कोरोना को हराकर वॉरियर साबित हुई है स्मृति ठक्कर गुजरात से। रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कहा है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन हो रहा है और दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच गई है 13,22,477 और यह महामारी से अब तक 75,000 से अधिक लोगों की जान ले चुकी है यह कोरोना वायरस की बीमारी। और अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य को कोविड-19 फ्री स्टेट घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छे समाचार हमारे भारत देश के लिए। हमारा भारत देश का पहला कोविड-19 फ्री स्टेट घोषित किया गया है गोवा को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि गोवा में 3 अप्रैल 2020 से कोविड-19 से संबंधित कोई भी नया केस सामने नहीं आया है और परिणामतः गोवा देश का पहला ग्रीन जोन राज्य बन गया है। और इसी के साथ साथ और भी बड़े खुश खबर हमारे सामने है। मणिपुर को भी कोविड-19 फ्री घोषित किया है और इसलिए इन दोनों स्टेटों का नाम याद रखना है। पहला ऐसा स्टेट है गोवा और दूसरा ऐसा स्टेट है मणिपुर। तो हम बात करें गोवा की, तो यहां आप मैप में देखिए, सबसे भारत का छोटा स्टेट है गोवा और जो कर्नाटक और महाराष्ट्र इन दोनों के बीच स्थित है। और गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई। गोवा की राजधानी का नाम क्या है? पणजी। गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। और गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि ऑपरेशन विजय अभियान शुरू करके पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था गोवा को 19 दिसंबर और इसीलिए इस ऑपरेशन विजय भी गोवा से जुड़ा हुआ है। यह बात भी याद रख लीजिए। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने रखी और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो यहां आप देख सकते हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब ने यहां अपने जीवन के पिछले 18 बहुत ही महत्वपूर्ण साल बिताए थे करतारपुर साहिब गुरुद्वार में। और यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि चक्रवात और यहां तूफान के कारण यहां जो करतारपुर साहिब गुरुद्वार है उस पर काफी क्षति पहुंची है और इसी बात को लेकर यह क्वेश्चन करंट अफेयर में है। तो देखिए, ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वार पाकिस्तान के नरोवार जिले में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरोवाल। और ये देखिए, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि 19 अप्रैल 2020 को आए तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के परिसर का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कराई जाए। और यहां आप देख सकते हैं तूफान के कारण जो करतारपुर साहिब गुरुद्वार को नुकसान हुआ है वो। और देखिए, करतारपुर साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती से जुड़े वर्ष भर के लिए उत्सवों से संबंधित है। और यहां पर सिख धर्म के स्थापक
गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे और हमने गुरु नानक से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सप्ताह ही बताया था कि गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, और यहां इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है क्योंकि गुरु नानक के संदर्भ में यह दोनों सेंटेंस सही है। तो देखिए, पंजाब के तलवंडी में एक किसान के घर गुरु नानक उत्पन्न हुए थे, सही है। उनके पिता खत्री जाति एवं बेदी वंश के थे, यह कथन भी सही है। और यह मैंने आपको क्यों बताया था, क्योंकि 15 अप्रैल गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती मनाई गई। तो देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में पंजाब के तलवंडी में हुआ। गुरु नानक 20 अगस्त 1507 को सिख के प्रथम गुरु बने थे। गुरु नानक के पिता का नाम कालू और माता का नाम तृप्ता था। और यहां मैं गुरु नानक से जुड़े और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, क्योंकि अक्सर इन फैक्ट में से भी क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। गुरु नानक बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने गुरु का लंगर यानी कि निःशुल्क भोजन तथा संगत सभा की स्थापना की थी और बाद में दूसरे गुरु अंगद जी ने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप दे दिया था। तो लंगर व्यवस्था से जुड़े कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1% कर दी है? तो जो चाइना का सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, और उन्होंने हाल ही में HDFC में जो अपनी हिस्सेदारी 0.8% थी वो बढ़ाकर कर दी है 1%। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है HDFC बैंक। तो देखिए, शेयर बाजारों में गिरावट तथा कंपनियों की बिगड़ती स्थिति का लाभ उठाकर चीन इस कोशिश में है कि भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियों में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लिया जाए, और इसने सारी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। और यह बात को लेकर तो हम बात करते हैं सबसे पहले HDFC बैंक के। HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है? आदित्य पुरी, जो हाल ही में HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है। और HDFC बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चौथा क्वेश्चन, SMEV की रिपोर्ट अनुसार 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझ ले। SMEV जिसका पूरा नाम होता है सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इनके द्वारा जारी इस रिपोर्ट 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों में 20% की वृद्धि हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20%। तो देखिए, 2019-20 में बिकने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों में 97% इलेक्ट्रिक स्कूटर थे, और चार्जिंग स्टेशनों की बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण इन टैक्सियों की बिक्री में काफी कमी रही है, लेकिन स्कूटर की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। और उसी को ध्यान में लिया जाए तो 20% ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिके इस साल। और हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो शटलिंग टू टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शटलिंग टू टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक जो किताब है वो लिखी गई है वी कृष्ण स्वामी द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वी कृष्ण स्वामी। और यहां इस किताब की आप फ्रंट पेज भी देख सकते हैं, यहां लिखा है शटलिंग द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, जिसके ऑथर है वी कृष्ण स्वामी। और यह किताब की बात करें तो शटलिंग टू टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु जिसके लेखक है वी कृष्ण स्वामी, और वे एक खेल पत्रकार है। और इस पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। तो यह प्रकाशन का नाम भी आप याद रख लीजिए। और बात करें पीवी सिंधु की, तो इस किताब में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। और पीवी सिंधु की कुछ उपलब्धियों की भी चर्चा करें तो सिंधु ओलंपिक में रजत जीतने वाली भारत की पहली महिला
और एकमात्र महिला खिलाड़ी होने के साथ साथ फोर्ब्स की विश्व के शीर्ष टॉप सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में भी शामिल एकमात्र भारतीय महिला है। तो यहां आप देख सकते हैं पीवी सिंधु के कुछ रिकॉर्ड्स को। और अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। हाल ही में किस नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो यहां गोदावरी नदी पर एक परियोजना जारी है और उसमें कई सारे राज्यों के जो कर्मचारी है, मजदूर है, वो वहां काम कर रहे हैं और इसी को लेकर आदिवासी समूह जो यहां बसता है वो भी इस लोगों के संपर्क में आया है और इसलिए गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहां आदिवासी आबादी निवास कर रही है वहां पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है और इस परियोजना के निर्माण के लिए कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के आदेशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। और बात करते हैं गोदावरी रिवर की, तो यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है और यहां से इसका उद्गम स्थान गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और गोदावरी रिवर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा तथा पैनगंगा इस गोदावरी की सहायक नदियां है। आपकी जियोग्राफी की दृष्टि से यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने देश में STPI परिसर में चल रही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई छोटी कंपनियों को कितने माह के लिए भवन किराए में छूट देने की घोषणा की है? तो यहां STPI परिसर यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के परिसर में चल रही जो छोटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं उसको 4 माह तक के लिए भारत सरकार ने भवन किराए पर देने की छूट दे दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 माह। और बात करते हैं STPI की यानी कि भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में की गई और इस स्थापना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। और इस STPI का मुख्य उद्देश्य है देश में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना। और इस STPI का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको STPI के बारे में इतना याद रखना है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के कारण किस राज्य में लगभग 3500 टन फलों की अभी तक कटाई या तो हार्वेस्टिंग नहीं की गई है? तो यह बहुत ही चिंताजनक विषय है हमारे भारत देश के लिए और किसानों के लिए, क्योंकि वहां अभी तक 3500 टन फलों की हार्वेस्टिंग या तो कटाई नहीं की गई है और इस स्टेट का नाम है कर्नाटक। और यह बात कर रहे हैं हम अंगूर फसल की। तो देखिए कोविड-19 महामारी के कारण कर्नाटक राज्य में जूस तथा शराब बनाने वाली इकाइयों के बंद होने के कारण लगभग 3500 टन फलों की अभी तक कटाई या तो हार्वेस्टिंग नहीं की गई है और इसीलिए 2019 का जो साल था वो किसानों के लिए लाभदायी रहा था, लेकिन इस साल वो नुकसान में हो सकता है यह बात। तो देखिए किसान जिनको पिछले वर्ष अंगूर की कृषि से आय हुई थी और बंगलुरु ब्लू किस्म जो अंगूर की एक नई किस्म है, ज्यादातर जूस और शराब या तो स्प्रिट बनाने के काम आती है, फसल बनकर तैयार है, लेकिन किसानों को नुकसान भुगतना पड़ सकता है कोविड-19 के कारण। और बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। कर्नाटक की कैपिटल का नाम क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। कर्नाटक का राजकीय पुष्प का नाम है कमल। कर्नाटक का राजकीय पशु का नाम है हाथी। कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है चंदन और कर्नाटक का राजकीय पक्षी है नीलकंठ। 9वां क्वेश्चन,
कोविड-19 टीके परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय कार्यबल में किस संस्थान के सदस्य शामिल हुए हैं? तो लगभग हमारे पूरे विश्व में ऐसे कई सारे संस्थान हैं या तो लेबोरेटरीज है, वो कोविड-19 से जुड़े हुए टीके को खोजने में लगी है। और हमारे भारत देश में भी टीके के परीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया और इसमें नीति आयोग, DRDO और ICMR के सदस्य शामिल है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरयुक्त सभी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। तो देखिए, वर्तमान में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के वैक्सीन का विकास करने के लिए दुनिया भर में 70 परीक्षण किए जा रहे हैं और इसमें से 5 मानव परीक्षण के स्तर पर भी पहुंच गए हैं। और यदि कोविड-19 से जुड़ी वैक्सीन खोज ली गई तो मान करके चलिए उस देश को बहुत ही लाभ पहुंचेगा। और हमारे भारत देश में कोविड-19 के टीके खोजने के लिए जो 3 संस्थान की बात है, इनमें से एक है DRDO। तो सबसे पहले DRDO के बारे में जान ले। इसका पूरा नाम है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में की गई। DRDO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? DRDO भवन नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और किस मंत्रालय के अधीन हमारा DRDO कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। और इस कोविड-19 की वैक्सीन खोजने में हमारे ICMR के सदस्य भी शामिल है। तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1911 में हुई और ICMR के वर्तमान सचिव एवं महानिदेशक का नाम है बलराम भार्गव। और ICMR का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और तीसरी हमारी संस्थान का नाम है नीति आयोग, यानी कि हमारे भारत देश की थिंक टैंक जिसे कहते हैं नीति आयोग, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO है अमिताभ कांत और नीति आयोग में स्वास्थ्य सलाहकार है आलोक कुमार। तो मैंने आपको तीनों इस कोविड-19 से जुड़ी वैक्सीन से जुड़े इंस्टीट्यूट के सदस्यों के बारे में और इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी दी। 10वां क्वेश्चन, बग स्निफर नामक एक उपकरण किसने विकसित किया है? यहां आप देख सकते हैं इस बग स्निफर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है ARI पुणे ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ARI पुणे। लेकिन ARI पुणे का पूरा नाम क्या होता है? अगरगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI का पूरा नाम है। तो देखिए किसने विकसित किया है यह नया उपकरण बिग स्निफर? तो पुणे के अगरकर अनुसंधान संस्थान यानी कि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने इस बिग स्निफर नामक उपकरण को विकसित किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? रोगों के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए इस उपकरण को हाल ही में डेवलप किया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने वाले नासा के मिशन को क्या नाम दिया गया? नासा के इस मिशन को नाम दिया गया है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। और जो अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित है यह कमर्शियल क्रू प्रोग्राम और जिसको लॉन्च करने जा रहे हैं अमेरिकी एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है स्पेस एक्स और इसके स्थापक है एलन मस्क, उसके द्वारा यह लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि वह 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की एक उड़ान लॉन्च करेगा और इस मिशन में फाल्कन 9 नामक रॉकेट का उपयोग किया जाएगा और इस मिशन को एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसका नाम रखा गया है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, जिसका यहां आप लोगों भी देख सकते हैं। और बात करते हैं नासा की, तो नासा से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आप याद रखिए कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जीवन की संभावना वाले
पृथ्वी के आकार के ग्रह की खोज की, तो इसमें भी आंसर आएगा नासा। नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना हुई। नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रेडस्टाइन। और नासा का पूरा नाम क्या होता है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूरा नाम है। 12वां क्वेश्चन, हर साल विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 अप्रैल। लेकिन संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है 20 अप्रैल को? तो यह दिन कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार करने के लिए माना जाता है इस व्यक्ति को। और पहला चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया था? तो पहला चीनी भाषा दिवस साल 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद इसे हर बार 20 अप्रैल को यह यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और बात करते हैं चीन की, तो चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी का नाम है रेनमिनबी। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन की जो सेंट्रल बैंक है इसका नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, जो मैंने हाल ही में आपको बताया। और भारत और चीन के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है मैकमोहन, वो भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा पर स्थित है मैकमोहन रेखा। और बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, क्योंकि जो यह चीनी लैंग्वेज डे है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। और यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल है। और यूनाइटेड नेशंस के हाल ही में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया? सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है और इसीलिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है बीसीसीआई ने, यानी कि हमारे भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह हाल ही में इस टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। तो याद रखो, बीसीसीआई ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। और यहां आप देख सकते हैं हमारे भारत देश की महिला क्रिकेटर स्मृति मांधाना, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष यहां सौरव गांगुली भी देख सकते हैं। और यह सब लोग टीम मास्क फोर्स में शामिल है। तो देखिए, टीम मास्क फोर्स द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया है जिसमें मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताते हुए यह वीडियो बनाया गया है। और बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी है। और इसी के साथ साथ बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है? जय शाह, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। और हमारे पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है? रवि शास्त्री। और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? WV रमन। और अब हम बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछली बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सांपों की एक नई प्रजाति त्रिमेरेसुरुस सालाजार को किस राज्य में खोजा गया है? तो इस सांप की नई प्रजाति को खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था अरुणाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है धर्मवीर कुशवाहा, दीपक परमार, काजी यूनुस जो राजकोट से है, पटेल रूपम
और मनीषा मीर वो नवागाम गुजरात से है, वनकर नितिन कुमार वो अहमदाबाद से है, धवल रावल और चुडासमा मोहन इन सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया। और इसी के साथ साथ संगीता जी उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। शैलेश कुमार तबियाड़, बलोच अहमद खान जो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं हमारी चैनल से, तो बलोच अहमद खान का हमारी जीके 2020 चैनल में स्वागत है और वो गुजरात के ऊना गिर सोमनाथ से है। और इसी के साथ आर के काचोट उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, वो केशोद से है। वाला जया, चेतन कंजरिया वो बावला गुजरात से है, हर्ष अंतानी सूरत से, प्रियांक चौधरी और सुमित मोकरिया जो गुजरात के जूनागढ़ से है। सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। आप सभी दोस्तों ने डिटेल में लिखा और इसीलिए आपको हमारी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहिए और ये एक बार आप लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, कोरोना संक्रमण के कारण निम्न में से किस देश में घरेलू हिंसा की दर 40% तक पहुंच गई है। यहां 4 कंट्री के नाम आपकी स्क्रीन पर है और उनमें से सही आंसर चुनकर आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हम अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं इस वीडियो को बनाने में और बदले में हम उम्मीद रखते हैं आप हमारी चैनल को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हमारी चैनल भी ग्रो हो। और इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हमारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।